हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक हिंदी का विशेष टॉपिक विराम चिन्हों के बारे में पढ़ने। तो आइए देखते हैं विराम चिन्ह क्या होते हैं। दोस्तों, विराम का अर्थ होता है ठहरना, यानी कि कोई भी वाक्य को अगर सही से लिखना है या सही से उसका उच्चारण करना है तो कुछ ठहराव की आवश्यकता होती है। तो इसी ठहराव को दिखाने के लिए हमें विराम चिन्हों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसमें अगर विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते समय अगर कुछ भी सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए या सही जगह पर ना किया जाए तो वाक्य जो है गलत हो जाता है। तो जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लेना है, हमने एग्जाम्पल लिख लिया, रुको। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक अल्प विराम का प्रयोग किया, मत जाओ। हमने पहले रुको लिखा, रुको के बाद में एक अल्प विराम का प्रयोग किया, उसके बाद में लिखा मत जाओ। तो अगर इसका उच्चारण करेंगे तो निकलेगा रुको, फिर थोड़ा सा ठहरते हैं, फिर बाद में बोलते हैं मत जाओ, यानी कि आपको रुकना है, अभी नहीं जाना है, इसका अर्थ निकल रहा है। और अगर यही इसी विराम चिन्ह को इस रुको मत मत के बाद में यहाँ पर हम इसको अगर प्रयोग कर लें तो इसका उच्चारण करते हैं। पहले एक साथ बोलेंगे रुको मत, फिर थोड़ा सा ठहरेंगे, फिर बोलेंगे जाओ, तो इसका अर्थ अलग निकलेगा। इसका अर्थ निकल रहा है रुको मत जाओ, इसका मतलब है आपको रुकना नहीं है, चले जाना है। जबकि पहले का अर्थ निकल रहा था रुको मत जाओ, इसका मतलब पहले का अर्थ था कि आपको रुकना है, जाना नहीं है। तो आपने देखा कि विराम चिन्हों का अगर सही से इस्तेमाल ना किया जाए या गलत जगह पर किया जाए तो वाक्यों में परिवर्तन आ जाता है। तो इन्हीं को हम इसी क्रम में कुछ विराम चिन्ह स्पेशल होते हैं जो हिंदी में अक्सर प्रयोग किए जाते हैं, इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम पूर्ण विराम पढ़ेंगे, अर्ध विराम है, अल्प विराम है, प्रश्नवाचक है, विस्मयवाचक है, उद्धरण चिन्ह लगाए जाते हैं, योजक चिन्ह है और विवरण चिन्ह है। तो इनके बारे में हम थोड़ा एक एक करके देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि पूर्ण विराम, हम लोग छोटे पर से ही अक्सर इस पूर्ण विराम का प्रयोग करते आए हैं। जहां पर भी वाक्य का अंत हो रहा होगा, हो चुका होगा, वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो ये एक वाक्य पूरा हो चुका है और हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। इसके बाद में दूसरा वाक्य स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस है, चलता रहता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है अर्धविराम। इस अर्धविराम को आपने बहुत ही कम जगह पर इस्तेमाल करते हुए ये देखा होगा और आपने हो सकता है खुद भी इसका बहुत ही कम इस्तेमाल किया हो। तो अर्धविराम कहाँ पर लगाना होता है, इसका अंतर करना बेहद ही कठिन होता है। तो इसको हम देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, जब पूर्ण विराम की तुलना में कुछ कम समय के लिए रुकना हो। जैसे कि ये पूर्ण विराम है, हमने एक वाक्य को पढ़ा और कुछ ठहरने के बाद में दूसरा वाक्य स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसमें क्या होता है, जब इस पूर्ण विराम से इसमें कुछ कम समय के लिए रुकना हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने लिया है, विजय स्कूल से घर आया, फिर थोड़ा सा ठहरे, क्योंकि पूरा वाक्य हुआ नहीं है ना, अभी चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा ठहरे। तो उसके बाद में खाना खाया, फिर थोड़ा सा ठहरे, उसके बाद में अपनी गाड़ी से बाजार चला गया। अब यहाँ पर वाक्य पूरा अंत हो गया है तो यहाँ पर पूर्ण विराम हमने लगा दिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है जब पूर्ण विराम की तुलना में यहाँ पर कुछ कम समय के लिए रुकना हो। और तीसरे नंबर पर आता है अल्प विराम। अल्प विराम को ही कॉमा कहा जाता है। इसका इस्तेमाल आप अक्सर ही करते होंगे, लेकिन इसको सही जगह पर इस्तेमाल करना ही इस वाक्य को सही बना सकता है। जैसे कि जब अर्ध विराम की भी तुलना में, अब जैसे कि पूर्ण विराम में पूरा वाक्य समाप्त हो गया था और अर्ध विराम जो है इससे कम समय के लिए इसमें रुकना है। लेकिन जब ये अल्प विराम होता है तो अर्ध विराम से भी कुछ समय के लिए, कम समय के लिए जब रुकना होता है तो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है बस, हमने अल्प विराम लगाया, कॉमा, रेल, कॉमा, कार इत्यादि सभी यातायात के साधन हैं। तो हमने देखा यहाँ बहुत ही कम समय के लिए रुकना होता है। बस बोला, रेल बोला, कार बोला, या इसके आगे जो भी वो बोलते हैं तो बहुत ही कम समय के लिए रुके और आगे बढ़ गए। तो अल्प विराम लगाते हुए बढ़ते जा रहे हैं। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, वह परीक्षा में पास हो गया क्योंकि, थोड़ा सा ठहरे, क्योंकि के बाद में मेहनत करता था। तो हमने देखा कि पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है,
अर्धविराम का कहाँ किया जाता है और अल्पविराम का कहाँ प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आप धीमे धीमे इसकी प्रैक्टिस करेंगे पैराग्राफ को लिख लिख कर, या कोई भी जैसे पत्रिका आती है, योजना आती है, कुरुक्षेत्र आती है, तो उसमें हम देखेंगे कहाँ पर इनका इस्तेमाल किया गया है। तो लगातार प्रैक्टिस से ही हम इनको अच्छे से जान पाएंगे कि कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है। अब देखते हैं प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक चिन्हों के बारे में। प्रश्नवाचक क्या होता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्नवाचक यानी जिन वाक्यों में प्रश्न किया जा रहा हो तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किसी से भी हम प्रश्न करें, जैसे कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो जब हम ये लिखते हैं वाक्य तो इसके आगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में दूसरा, जैसे कि हम क्वेश्चन करें तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो लिखते समय वहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक का चिन्ह क्या होता है, एक यही इस तरीके से खींचकर नीचे एक बिंदी रख दी जाती है, तो ये विस्मयवाचक होता है। जहां पर भी आश्चर्य, घृणा या उल्लास आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है सेंटेंस में, तो वहां पर ये विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आश्चर्य की बात की जा रही है तो बोलेंगे अरे, उसके बाद में ये हमने चिन्ह का प्रयोग किया तुम कब आए, तो यानी कि आश्चर्य की बात है, अरे तुम कब आए। तो अगर इस चिन्ह का प्रयोग ना करें तो ये वाक्य जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा देखते हैं, छी तुमने ये क्या किया, तो यानी कि ये घृणा वाली बात है, इस तरीके से हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर। अब देखते हैं तीसरा, वाह कितना सुंदर मकान है, तो यहाँ पर क्या है, उल्लास का भाव प्रकट हो रहा है। तो हमने देखा कि प्रश्नवाचक चिन्हों के बारे में और विस्मयवाचक के चिन्हों के बारे में। आइए अब आगे देखते हैं। आइए अब जानते हैं उद्धरण चिन्ह के प्रयोग के बारे में। उद्धरण चिन्ह आपने अक्सर देखा होगा किताबों में या तो किसी मैगजीन में लिखा हुआ कि ऊपर की तरफ ये उद्धरण चिन्ह लगे हुए होते हैं। कहीं पर इकारे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो कहीं पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं कि कहाँ पर कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जब किसी कथन को उसी रूप में व्यक्त करना हो तो इकारे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, हमें आज पता चला, उसके बाद में हमने एक चिन्ह का प्रयोग किया, समुद्र की गहराई कितनी है। तो इस तरीके से सेंटेंसों में प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर शब्द की विशिष्टता प्रकट करनी हो, पुस्तकों को जो बीच में लिखा जाता है शब्द के, उसमें के साथ इकारे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पुस्तक है रामचरितमानस, कहीं पर भी अगर कोई वाक्य लिख रहे हैं और रामचरितमानस बीच में आ जाता है तो इस इकारे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। दूसरे नंबर पर ये भी किताब का नाम है, गोरा बादल की कथा हो गया, या कोई शब्द ऐसा है जो उसकी विशिष्टता को प्रदर्शित कर रहा है, जैसे सदन हो गया, संसद हो गया, तो इनमें इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तीसरे नंबर पर है कहावतों और वचनों को। जो कहावतें होती हैं या वचन होते हैं, अगर इनको हमें किसी शब्द के बीच में लिखना है तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि एक कहावत बोलते हैं, लोहे को लोहे काटता है, लोहे को लोहा काटता है, तो इसका हमने इस्तेमाल किया दोहरे। उसके बाद में जैसी करनी वैसी बननी, तो यहाँ पर भी हमने दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम वाक्य में किस तरह से करते हैं। तो आइए अब जानते हैं योजक चिन्ह के बारे में, विवरण चिन्ह के बारे में और निर्देशक चिन्ह के बारे में। योजक चिन्ह क्या होता है, जहां पर भी कोई भी शब्द या तो समानार्थी शब्द हो या तो विलोम शब्द हो, तो उनके बीच में जो चिन्ह लगाया जाता है उसे योजक चिन्ह बोला जाता है। जैसे कि दिन रात, सुख दुख और गरीब अमीर। इस तरीके से आपने कई बार शब्द देखे होंगे जिनमें ये बीच में चिन्ह लगा होता है, तो इसे ही योजक चिन्ह बोला जाता है। दूसरे नंबर पर है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है, कथन को विस्तृत रूप में व्यक्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विवरण चिन्ह बोलते हैं। जैसे कि ये अपने कई जो प्रश्न पत्र होते हैं उसमें लिखा हुआ होता है नोट, उसके बाद में इस तरीके से बना हुआ होता है, लिखा होता है सभी प्रश्न हल करने हैं, तो ऐसी जगहों पर ये विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर है निर्देशक। निर्देशक जो ये होता है, ये थोड़ा सा जो ये योजक चिन्ह होता है ये छोटा होता है, इस तरीके से छोटा, और जो निर्देशक होता है ये बड़ा चिन्ह होता है, तो इसी की ये पहचान होती है। निर्देशक में क्या होता है, रचना के बाद में कवि का नाम लिखने के लिए, कवि या लेखक कोई भी हो उनका नाम लिखने के लिए, या वाक्य में टूटे विचारों को जोड़ने के लिए,
या कहे गए कथन को उद्धृत करने के लिए, तो वहां पर इस योजक चिन्ह का और सॉरी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने अपने अजनबी एक रचना है जो कि अज्ञेय जी की है, तो हमने एक योजक निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया और उनका नाम लिख दिया। दूसरे नंबर पर प्रथम आने वाले बच्चे निम्न हैं, तो हमने ये जब वाक्य लिखा तो इसके बाद में एक निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया और बच्चों का नाम लिख दिया। तो हमने इस तरीके से देखा योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, निर्देशक के बारे में। तो हमने एक एक करके यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट विराम चिन्ह हैं उनको हमने पढ़ा है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।